गेट रिच के एक स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। एक ब्रेक के बाद हम वापस हैं और 2024 की शुरुआत एक धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं नीलेश शाह, जो हैं एमडी और सीईओ एनविजन कैपिटल के। इनकी खुद की कंपनी है। इससे पहले नीलेश शाह ने सेल साइड और बाय साइड दोनों में खूब नाम कमाया और इनको जाना जाता है एज ए स्टॉक पिकर। तो आज जानते हैं उनकी जर्नी और ये कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से इन मल्टी बैगर्स को निकालते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और यहाँ पे आने के लिए और आपके साथ बैठने के लिए बहुत धन्यवाद, और सब व्यूअर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नीलेश जी, पहले तो शुरुआत करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी से। आपने कैसे शुरुआत की स्टॉक मार्केट्स को लेकर? ये एक पैशन कब आया, कब आपने डिसाइड किया कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है? अ, मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी और एक बहुत ही अनइंटेंशनल तरीके से शुरू हुई थी। जब मैं बहुत छोटा था और मेरे जो पिताजी थे वो आईपीओज़ में इन्वेस्ट करते थे, और तब फिज़िकल फॉर्म्स भरने पड़ते थे और उनको अंग्रेज़ी आती नहीं थी। परिवार में मैं अकेला था जिसको अंग्रेज़ी आती थी लिखना, तो वो मेरे से फॉर्म्स भरवाते थे और मैं तब स्कूल में जाता था और मैं पूछता था उनको कि आप ये फॉर्म्स क्यों भरते हो? तो कि शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। शेयर्स अलॉट करके क्या होगा? तो कि हम फ़ायदे में बेचेंगे। फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि कि अगला ये सोचेगा कि इसका भाव और बढ़ेंगे, तो इसका भाव क्यों बढ़ेगा? तो कि क्योंकि ये कंपनी का बिज़नेस अच्छा होगा। बिज़नेस क्यों अच्छा होगा? तो ऐसे करते करते जो एक ये सवाल जवाब से जो सिलसिला शुरू हुआ था मेरे बचपन में, वहीं पे एक मैं कह सकता हूँ कि एक बीज बोया गया था मेरी एक स्टॉक मार्केट की समझ से। और फिर कई साल गुजर गए, मैं पढ़ता गया और लाइफ में बहुत कुछ और बनने की एक महत्वाकांक्षा हुई थी। कभी स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर या प्रोफेशनल मैनेजर की कभी कोई गुंजाइश थी ही नहीं उस वक्त मेरी सोच में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गया और फिर मैं एमबीए जब करने लगा, तो एमबीए के दरमियान ही 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनलीश हुए। और उसके पहले शायद मैं एक आईएएस बनने का शायद सोच रहा था, कहीं कुछ लॉयर बनने का सोच रहा, और तभी लगा कि एक हिंदुस्तान का एक रुख बदलने जा रहा है, और तभी डिसाइड किया कि करियर फाइनेंस में करना है। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई फाइनेंस की दुनिया में और वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में। तो फिर आपके पिताजी सक्सेसफुल थे इन इन्वेस्टिंग, या फिर थोड़ा बहुत कभी इधर कभी उधर वाला मामला था? नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मामला था। मेरा ऐसा मानना था कि वो इन्वेस्टर थे ही नहीं। वो शॉर्ट टर्म देखते थे, मोमेंटम देखते थे। आईपीओ में जो हुआ वो एक मुनाफा हुआ। उनका नज़रिया ऐसा था। अ, और दूसरा बात ये था कि अगर कोई कंपनी का ग्रुप अच्छा है, मतलब उसके प्रमोटर्स अच्छे हैं या जो भी है, चाहे बिजनेस में चाहे जो भी बदलाव आए, हमें इनके साथ रहना है। और वक्त जैसे जैसे बदलता गया, जैसे समय बदलता गया, ट्रेंड्स बदलते गए, बहुत ज़रूरी है अपने आप में एक बदलाव लाना, जो वो अपने आप में नहीं ला पाए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो सक्सेसफुल थे, बट जो करते थे वो उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। तो क्या उस फेस से आपने कुछ सीखा? क्या आपको लग रहा है कि इनहेरेंटली शायद वहाँ से कुछ बिल्ड हुआ था? आपने शायद जो उन गलतियाँ उन्होंने की थी वो ना की होगी। ये गलतियाँ शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, क्योंकि उस समय के जो डायनामिक्स थे वो अलग होते थे, आज के डायनामिक्स अलग हैं। लेकिन क्या उससे कुछ सीख मिली आपको? अगर कुछ 3-4 स्पेसिफिक सीख आपको मिली हो, वो आप शेयर करना चाहें तो? शायद उस वक्त एहसास नहीं हुआ था कि ये एक मैं ये चीज़ को सीखा हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर एक एहसास हुआ कि जो प्राइस है और जो कंपनी की वैल्यू है, उनका फ़र्क। ये क्योंकि उस वक्त मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था वो कई आईपीओ से शुरू हुआ था, और वो जो सिचुएशन तब और अभी का सिचुएशन में कुछ कनेक्शन भी है कि आईपीओ लगा, मोमेंटम में प्राइस ऊपर खुला। और कई दफ़ा फिर बाद में जब बुल मार्केट समझो ख़त्म हुआ था, या मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था, तो काफ़ी जो आईपीओस थे उनके स्टॉक प्राइसेस में बहुत सारा प्रेशर भी आया। और तब लगने लगा कि एक ये जो कई दफ़ा स्टॉक प्राइसेस एक अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, और वो जो डायरेक्शन है या जो स्टॉक प्राइसेस है वो नेसेसरली
कंपनी की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टॉक प्राइस वो रिफ्लेक्ट करे। तो ये मेरे हिसाब से, और वो जो सीख थी, जो बहुत पहले एक सीख मिली थी, वो शायद मेरे लिए काफ़ी हद तक मेरा कंपेनियन रहा वो सीख। और हमेशा जब भी मैं कोई स्टॉक देखता हूँ या मार्केट में मोमेंटम देखता हूँ, तो शायद मेरी जो सोच है वो जो सीख पे काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है। ओके। तो एक बात बताइए, फिर आपने शेयर मार्केट की जर्नी शुरू की अपनी, आपको सबसे पहली सक्सेस कहाँ मिली? कौन से स्टॉक में, अगर आपको याद हो और अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? बहुत इनिशियल सक्सेस जो मैं कह सकता हूँ वो था 90s में, जब टेक्नोलॉजी शेयर्स में। अम, और उस वक्त ऑफ कोर्स जो एक आइकॉन जो था, और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि कॉरपोरेट दुनिया का तो ज़रूर आइकॉन है, वो इन्फोसिस। है इन्फोसिस। और आईपीओ में तो ऑफ कोर्स मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और ना ही उस वक्त ऐसी कोई पूंजी थी निवेश करने के लिए। लेकिन काफ़ी लेट स्टेज पे वो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लेट स्टेज में एंट्री के बावजूद एक बहुत ही इनिशियल एक सक्सेस मिला था इन्फोसिस में। और उस वक्त काफ़ी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र है, इन आईटी सेक्टर है, उसमें कई और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त टेक्नोलॉजी सेक्टर और ख़ास करके इन्फोसिस से मेरी मैं कह सकता हूँ सक्सेस की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, मैं 20 साल से सीएनबीसी से जुड़ा हुआ हूँ, और सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनबीसी आवाज़। और जब भी इन्फोसिस के नंबर्स आते हैं, सबसे पहले हम आपसे ही बात करते हैं, क्योंकि वो एक शायद जुड़ा हुआ है आपके साथ, एक इन्फोसिस का नाम। ऐसा होता है क्या कि नीलेश, की कहीं अगर आप किसी एक स्टॉक से पैसा बना लेते हैं, वो भी मल्टी बैगर, उसके बाद आप थोड़े से उसको लेकर थोड़े बायस हो जाते हैं, और थोड़ा उसमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिव न्यूज़ भी हो तो भी आप उसमें थोड़े से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? नहीं, आई थिंक अनुज, जो एक एक मेरी एक जो समझ है या जो एक्सपीरियंस एक हुआ है, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशंस को फंडामेंटल्स या रियलिटी से डिफरेंशिएट कर कर सको। बहुत मुश्किल है ये पाथ बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और इससे एक एक और सीख मिली है कि कोई भी कंपनी का एक फेज़ आता है जहाँ पे वो शानदार रिटर्न्स देता है, प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मार्केट उसको इतना ओवरस्ट्रेच, इतना ओवर वैल्यू कर लेता है कि उसमें उस वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी एक आपके लिए बनानी बहुत ज़रूरी होती है, कि मैं क्या लेवल पे या क्या वैल्यूएशन पे मैं एग्ज़िट कर सकूं। और प्रॉब्लम यही होता है कि जब हमारे लिए कोई भी शेयर या कोई स्ट्रैटेजी बहुत काम कर लेती है, तो आप सही बोल रहे हैं कि वो एक इमोशनली वो स्ट्रैटेजी या ये स्टॉक से जुड़ जाना बहुत एक एक नेचुरल है, एक एक हर एक के स्वभाव में आ ही जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तब आप एक एहसास करें कि क्या मैं बहुत ही कैरिड अवे हो रहा हूँ कि नहीं। आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है? आपने इतने मल्टी बैगर्स बनाए, कुछ लॉसेस भी रहे होंगे, तो लॉसेस कट करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? और एक बार स्टॉक आपकी ग्रिप में आ जाए, सपोज मल्टी बैगर हो जाए, ट्वाइस 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, उसके बाद उसको किस तरीके से कैरी करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग जो एक स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, और बहुत जो ट्रेडर्स होते हैं, मोमेंटम प्लेयर्स होते हैं, जो डायरेक्शन को खेलते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स एक न्यूमेरिकल स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉप लॉस यही है कि जिस दिन आपको, जो हम बोलते हैं चिंक्स इन दी आर्मर, दिखना शुरू हो, अ, तब वो एक टाइप का एक फंडामेंटल स्टॉप लॉस वहीं पे बनाना चाहिए। वो एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि क्या, समझो आप एक हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, और आपका ये मानना है कि ये कंपनी फोर्सिबल फ्यूचर के लिए 25-30% का ग्रोथ दिखाती रहेगी। जिस दिन 25-30% का जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट आके 10-15% बन जाता है, आ, तब से समझ लो कि ये स्टॉक का बुल मार्केट, एक समझ लो कि बुल मार्केट ख़त्म हो गया। या जो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो मेगा रिटर्न्स हैं, वो मेगा रिटर्न्स अब से नहीं आएंगे, क्योंकि तब से सबसे बड़ा रिस्क है वो है पी डी रेटिंग का।
जैसे पी री रेटिंग एक सबसे बड़ा अपसाइड बनता है इन्वेस्टर के लिए, सिमिलरली पी डी रेटिंग सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा डाउनसाइड है। तो तब जब ग्रोथ रेट्स कम होती है, या जो हम लोग जो कैपिटल एफिशिएंसी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, वो पीक आउट होते, ग्रोथ रेट और कैपिटल एफिशिएंसी पीक आउट होते, तब पी डी रेटिंग की शुरुआत होती है। तो आपको डबल इम्पैक्ट आता है। और तब क्या होता है, कई इन्वेस्टर्स ये एक शेल में चले जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, 10-12% का तो ग्रोथ आएगा, लेकिन क्या आप 10-12% से खुश है या नहीं है। वो फिर एक कैपिटल प्रिजर्वेशन की स्ट्रैटेजी होती है और रिटर्न मैक्सिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है वो फंडामेंटल्स में ही होनी चाहिए। क्या ग्रोथ रेट पीक आउट हो रहा है, क्या कैपिटल एफिशिएंसी पीक आउट हो रहा है, और शायद क्या यहाँ से पीडी रेटिंग की शुरुआत हो सकती है। तो इसका एक एग्जांपल, क्या 2003-4 के उस फेज में आपने फिर आईटी स्टॉक्स में से एग्जिट किया था फिर? शायद उसके पहले ही एग्जिट किया था, और मैं बहुत लकी था हाँ। कि काफ़ी अर्ली ऑन में एग्जिट कर पाया था। और ये एग्जिट की शुरुआत तब हुई थी जब इन्फोसिस ने उस वक्त एक गाइडेंस दी थी। या अ, तब हम लोग अज्यूम करते थे कि ये ग्रोथ रेट जो है 100% बना रहेगा। बिल्कुल। आप अभी उसको हमारी मैच्योरिटी समझो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलो, लेकिन हम अज्यूम ही करते थे कि 50% 100% ग्रोथ तो अज्यूम्ड है। और तब आके इन्फोसिस ने शायद एक गाइडेंस दी थी कि हमारा ग्रोथ रेट शायद अभी 25 या 30% हाँ, होगा। हाँ। और वो एक वहाँ से एक एहसास आ गया था कि द बेस्ट टाइम्स आर नाउ बिहाइंड। और तब से ये शुरुआत हो गई थी कि ये जो 50-100% ग्रोथ जो है ये फॉर एवर इन्फिनिटी तक ये सस्टेनेबल या पॉसिबल है ही नहीं। तो शायद थोड़ा एग्जिट में उसमें एक अर्ली, रिलेटिवली अर्ली हो गया था। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ है लेकिन, उसके बाद भी इन्फोसिस ने मार्केट को बीट किया है, अगर आप देखेंगे तो लेकिन शायद उस लेवल के रिटर्न्स नहीं दिए जिसके लिए वो जाना जाता था। तो फिर वो हाँ, डिफरेंशिएशन कैसे करें? मुझे अगर ये नहीं पता कि अगर उसने मार्केट को बीट किया है कि नहीं किया, बट शायद हो सकता है कि निफ्टी रिलेटेड रिटर्न्स शायद दिए होंगे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 2000 से 2015, मतलब जो 10-15 साल में उसने एग्जैक्टली क्या रिटर्न्स दिए थे। लेकिन अनुज, पिछले 10 साल में चाहे आईटी में इतना कुछ हुआ है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इतना हुआ है, लेकिन शायद इन्फोसिस के रिटर्न्स 10-12% के आसपास ही रहे हैं बिल्कुल। पिछले 10 साल में। जो शायद एक निफ्टी, इन लाइन विथ निफ्टी रिटर्न्स है। अम, लेकिन जो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा है वो उनसे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल, खड़ी हुई है, जो बिल्कुल। स्मॉल कैप, जो मिड कैप, जो कई और सेक्टर्स है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। मार्केट के साथ रहना है, मार्केट को बीट करना है, वो उसके ऊपर काफ़ी निर्भर कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इन्फोसिस ने अंडर परफॉर्म किया। हाँ, पिछले 3 साल में चाहे कितना भी आईटी का हाइप हुआ हो, इन्फोसिस ने ज़रूर अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि शायद पिछले 3 साल का अगर मैं इन्फोसिस का रिटर्न है तो शायद सिंगल डिजिट बिल्कुल, रिटर्न है। बिल्कुल। कम रहा है, बहुत कम रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नीलेश, आप एक बात बताइए, मार्केट में अगर हम अज्यूम करते हैं कि 12 से 13% की कंपाउंडिंग होती है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल कब मानते हैं? अगर आप कितना मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएँ, तब आप मानते हैं कि तब मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। वेल, टारगेट तो काफ़ी ऊंचे रहते हैं हमेशा, और दिल मांगे मोर तो रहता ही है। बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि अगर आप कहीं डबल डिजिट रिटर्न अगर बना पाएँ, डिपेंड आपके आपके बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक 20 साल पहले वाली बात अलग थी, आज बात अलग है, बेस बढ़ गया है। वो बेस पे अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर मिड टीन्स हाई टीन्स का रिटर्न सस्टेनेबल बेसिस पे अगर बना पाए, तो बहुत ही बढ़िया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 15 to 20% का अगर एक रिटर्न्स का अगर रेंज कर सके, तो मेरा मानना ऐसा है कि वो एक काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन रहता है, और उससे आई थिंक सेटिस्फाइड रहना चाहिए। क्योंकि ये भी है, क्योंकि पहले क्या था अनुज, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बैंक के जो रिटर्न्स थे, बैंक एफडी के या जो बिल्कुल। फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स थे, वो काफ़ी ऊंचे थे। अराउंड 10-12% का एक फिक्स्ड इनकम का एक रिटर्न्स रहता था। तो वो कंपैरिजन में मेरा ऐसा मानना था कि अगर आपने 20% भी रिटर्न कर दिया तो वो बहुत ही उम्दा रिटर्न था। आज की तारीख में बैंक रिटर्न 6 to 8% हो गए, बैंक एफडी के रिटर्न्स। तो वो कंपैरिजन में अगर 2x अगर रिटर्न्स बन पाता है, तो वो एक बन जाता है 12 to 16%। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में अगर वो एक रेंज कर सके तो मैं उसको सेटिस्फैक्ट्री मानता हूँ।
12 टू 16 के आसपास का, और अगर 15 टू 20 बना पाए तो मैं उसको एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन मानता हूँ। ओके। अच्छा नीतीश, एक चीज़ तो बताइए, जब मार्केट में ड्रॉडाउन्स आते हैं तब आप क्या करते हैं? जैसे 2008 का वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, या 2020 का वो कोविड वाला जो डिक्लाइन हुआ, उसमें मेरे को दो इसलिए याद है क्योंकि ये दो मेमोरी में सबसे प्रोमिनेंट है जहाँ पर काफ़ी ड्रॉ डाउन हुआ था। इंडेक्स ही 50 से 60% गिर गया था। स्मॉल कैप्स वगैरह तो 70-80% गिर गए थे। आपका पोर्टफोलियो भी उसमें हिट हुआ होगा। तो कितना ड्रॉ डाउन आपने देखा है मैक्सिमम, और ऐसे में आप क्या करते हैं फिर? अगर मैं 2008 की बात करूँ तो तब का ड्रॉडाउन तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा, लेकिन 60-70% ड्रॉडाउन तो पक्का था, या शायद 70% भी, 70-75% भी ड्रॉडाउन रहा होगा। चाहे वो मोमेंटरी था, लेकिन वो एक ज़रूर था पीक टू बॉटम का ड्रॉडाउन। मैं अगर 2020 की बात करूं, जो कोविड रिलेटेड ड्रॉडाउन था, तो उसमें भी तकरीबन 30-40% का तो ड्रॉडाउन शायद रहा ही होगा फ्रॉम पीक टू द बॉटम। तो तो वो उससे एक या दो चीज़ की सीख मिली है कि हर वक्त कभी भी एक ड्राई पाउडर होना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए, हाँ। क्योंकि वो सबसे बेहतरीन पीरियड है। हाँ। तो पहली तो आप उससे फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं कभी भी? आ, मैं अगर अभी भी बात करूं तो थोड़ा ड्राई पाउडर तो है, ओके। थोड़ा ड्राई पाउडर तो हमेशा रहता है। और ये ज़रूरी नहीं क्योंकि आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंप्लीटली ऐसा 30-40-50 या 80% का ड्रॉ डाउन आ सके। पहले कि कभी भी कोई भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसके लिए भी तुम्हें कि कोई भी नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो उसके लिए भी कुछ तो इन्वेस्टमेंट के लिए ड्राई पाउडर होना ज़रूरी है। हालांकि सब्सटेंशियली इन्वेस्टेड है, बहुत कम ड्राई पाउडर है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है कि उस वक्त ड्राई पाउडर बहुत काम में आता है। वो मैं समझ गया, वो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके प्रोटेक्शन, चाहे आप टारगेट भी करे कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं होता है अनुज। क्योंकि क्या होता है कि उस वक्त तो हमारे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा रहते हैं, तो कि ठीक है शॉर्ट टर्म में ड्रॉ डाउन है, लेकिन अगले 3 साल 5 साल में तो अच्छा ही है। तो उस वक्त एक्चुअली ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब इन्वेस्टर्स ओवर रिएक्ट करते हैं कि अब से बहुत ख़राबी सिचुएशन होगा, तो जाके सारा पोर्टफोलियो बेच देते। वो तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक टफ सिचुएशन है या जो डिफ़िकल्ट समय है वो भी आके जाएगा। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि वो समय परमानेंट है। जैसे बेस्ट ऑफ टाइम्स परमानेंट नहीं है, जैसे वर्स्ट वर्स्ट ऑफ। ऑफ टाइम्स भी परमानेंट नहीं है। तो बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है तब ये ख्याल लाना, ये सोच रखना, और वहीं से कामनेस आती है, वहीं से कंपोजर आता है, और वहीं से जो एक एक जो वर्ड है इक्वानिमिटी, दैट उस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है इक्वानिमिटी की, बिल्कुल। बैलेंस रख पाना। वही मेरे पिताजी भी कहते थे एक्चुअली कि सब दिन रहे ना एक समाना। तो वो जब अच्छा टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखिए, और ख़राब टाइम चल रहा है थोड़ा सा सब्र रखिए। ये हमेशा वो कहते थे। नीलेश, आपकी कोई मिस्टेक स्टॉक मार्केट में जो आपको फ्रेश ऑन टॉप ऑफ द माइंड हो, जिससे आपने कुछ सीखा हो? कई मिस्टेक्स हैं, एंड बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे भी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई भी कंपनी, और जहाँ गवर्नेंस हिल जाता है वहाँ से वो चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो उसको अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर बर्दाश्त करते हैं तो उसकी आपको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक वो है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या कैपिटल एलोकेशन है, मैं इन सब फैक्टर्स को एक साथ साथ में जोड़ जोड़ता लेते हूँ। हैं, हाँ। नंबर वन। और नंबर टू के जो सेक्टर का एक समय चला जाता है और ग्रोथ नहीं आता है, अगर उसको आप कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करें तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत भारी हो सकती है। और पिछले अगर मैं 5-7 साल की बात करूँ तो जो एक प्रिंट मीडिया में एक 5-7 साल पहले वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव थे, और एक ऐसी सोच या समझ थी कि अभी भी इंडिया में लिटरेसी लेवल्स तो पिकअप हो रहा है, कई लोग अभी भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। मैं आज भी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, लेकिन वो जो एक बड़ा वैल्यू माइग्रेशन जो हो रहा था फ्रॉम प्रिंट टू इलेक्ट्रॉनिक एंड टू डिजिटल, शायद उसको मैंने बहुत मिसरीड किया था। मेरी ऐसी सोच थी कि अभी भी इंडिया में लोग
न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे और ग्रोथ बरकरार रही थी। लेकिन द रियलिटी यही थी कि ग्रोथ नहीं हो रही थी और एक जो बिज़नेस को एक परमानेंट डैमेज हो रहा था। शायद मैं उसको एक बहुत बहुत लंबे अरसे तक मैं शायद वो मिसरीड कर पा रहा और एक रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में शायद मैं एक शेल्टर ले रहा था कि वैल्यूएशन अच्छा है, क्या खोटा है। जब ये क्वेश्चन हम अपने आप को पूछते हैं कि क्या खोटा है और उसी को हम एक जवाब मानते हैं, मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है, खास करके एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए। ओके, तो ये इस समय मतलब कोई एक एग्जांपल ध्यान में आता है, क्योंकि ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स थे नहीं उस स्पेस में, और उसमें आपने क्या बहुत लॉस किया, या उसमें आपने मार्केट से कम रिटर्न जनरेट किया, इसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड थे? नहीं, लॉस किया था। जो प्राइस पे इनिशियली निवेश किया था उसके कंपैरिजन में फाइनली काफ़ी कम प्राइस पे एग्ज़िट करना पड़ा था। अ, और उस वक्त का कंसोलेशन तो यही है कि वो बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी और और बेचने के बाद, एग्ज़िट करने के बाद वो काफ़ी हद तक और गिरी थी। तो वो एक कंसोलेशन था, समझ लो। लेकिन हाँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड था उसमें थोड़ा उससे उससे कम प्राइस पे बेचना पड़ा था। नीलेश, कभी आपने किसी स्टॉक में री एंट्री की है क्या? और कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस लेवल पे बेचा है उससे ज़्यादा प्राइस पर आपने री एंट्री की हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। हाँ, किया है। सो अगेन वापस वही है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, टाटा एलेक्सी में। मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी अर्ली ऑन आइडेंटिफाई किया था 2013 में। और उसके बाद 2013 में जो इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट हो सकता है कि 5x या कुछ मल्टीपल एक्स गया था और वहाँ पे बेचा भी था। अ, और वो प्राइस बेचने के बाद काफ़ी 1 2 या 3 साल तक टाटा एलेक्सी ने कुछ किया भी नहीं था। और फिर कोविड में अच्छी गिरावट आई थी, तो उस वक्त री एंटर भी किया था टाटा एलेक्सी को, और वापस वो जर्नी राइड किया था टाटा एलेक्सी का जर्नी। तो अ, लिया भी था, एग्जिट भी किया अच्छे एक रिटर्न्स पे, और कई सालों के बाद वापस उसमें री एंट्री भी मिली। और फिर एक अच्छा रिटर्न बनने के बाद एग्जिट भी किया है। शायद हो सकता है कि उसके पीक पे मैं एग्जिट नहीं कर पाया, बट एक काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशन पे एग्जिट भी किया जब मुझे लगा कि अभी काफ़ी जो उसके जो फंडामेंटल्स है वो प्राइस्ड इन है। वो लेवल पे एग्जिट भी किया था। लेकिन मार्केट है, उसने तो काफ़ी एक नए दौर ऑफ एक्सूबरेंस में लेके गया था टाटा एलेक्सी को। लेकिन फिर भी एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और कंफर्टिंग एक्सपीरियंस रहा है 2 राउंड्स में टाटा एलेक्सी में। बिल्कुल। ऐसे एक्सूबरेंस में जब आप निकलते हैं, कई बार आप के निकलने के बाद भी स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, यस। तो उसमें क्या सोच होती है फिर? नहीं, लेकिन क्या होता है अनुज के, ये एक कई में ऐसा होता है और कईयों में ऐसा भी होता है कि आपके बेचने के बाद गिरता भी है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस करे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके जो अ, उसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स का वर्ड यूज़ करूँ, या आपकी जो खुद की एक पॉलिसी रहती है, वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए, इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आपके जो एक पैरामीटर्स, उनके आपको कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज करते रहना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी आपकी जो एनालिसिस कहती है, वो एनालिसिस के आपको एनालिसिस के साथ ही चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो होमवर्क है, आपकी जो स्टडी है, आपका जो एनालिसिस है, अल्टीमेटली वहीं से कन्विक्शन आता है और अल्टीमेटली कन्विक्शन ही काम में आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कन्विक्शन डगमगाया हो, और आपने, लेकिन उसके बाद भी आप स्टॉक में रहे हो, और उसके बाद उसने आपको रिवॉर्ड किया हो? ऐसा बहुत होता है। ऐसा बहुत होता है। और अ, ये ये ऐसे सब सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंशिएट कर पाना कि ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, ये एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स की वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस में चैलेंजेस आ रही है, अ, या ये एक परमानेंट चेंज इन बिजनेस मॉडल है। वो फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो फ़र्क नहीं समझ पाते तो आप कोई भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करेंगे, और वहाँ पे फिर कंपोजर नहीं रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये डिफरेंशिएट कर पाना। पहले डिफरेंशिएट ये है। दूसरा डिफरेंशिएशन ये है कि कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट का अभी सेंटिमेंट या माहौल ठीक नहीं है और मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये सेकेंड लेवल ऑफ फ़र्क भी बहुत ज़रूरी है समझ पाना।
और ऐसे सिचुएशंस बहुत होते हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो एक एंजल वन करके स्टॉक है उसको काफ़ी अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई किया था पोस्ट आईपीओ, और इनिशियली स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन जो 2022 का जो साल था वहाँ पे मार्केट के लिए बहुत ही उम्दा साल नहीं था। और काफ़ी रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे थे, जहाँ से ऐसा एक मार्केट को शायद एक फीलर था कि शायद ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। लेकिन बहुत कंफर्टिंग थी कि 2012 में 2022 में भी एंजल वन का परफॉर्मेंस, फंडामेंटल परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वो बरकरार था। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक शायद 50% कर गया था। अक्टूबर 21 का हाई और जो 2023 का स्टार्टिंग का जो लो था उसमें 50% का शेव ऑफ था। लेकिन बहुत अच्छा था कि कन्विक्शन नहीं हिला, और उस वक्त मैंने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आपने ऐड किया। और ऐड किया। हाँ हाँ। और 2023 के साल में एंजल वन का परफॉर्मेंस बोथ एज अ बिजनेस एज वेल एज अ स्टॉक बरकरार रहा। तो ऐसे फेजेस आते रहते, तकरीबन हर शेयर के साथ, हर स्टॉक के साथ ये ऐसे फेजेस आते रहते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ अब जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, मैंने पहले कभी नहीं की लेकिन सोच रहा हूँ आज करता हूँ। आपने कोटक सिक्योरिटीज़ में काम किया, वहाँ पर आप हेड बने बहुत कम उम्र में। कोटक म्यूचुअल फंड के आप हेड बने बहुत कम उम्र में। और कोटक, आई एम श्योर कि आपके पास कोटक के काफ़ी ईसॉप्स भी रहे होंगे और आपके पास काफ़ी विजिबिलिटी भी रही होगी उन ईसॉप्स की। तो ये सोचना कि अब मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, क्योंकि उसको बीट कर पाना उस लेवल की वेल्थ को, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं, मैं एक बहुत अच्छी जगह पर हूँ लेकिन मैं यहाँ से खुद और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ? मुझे ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का कोई मोल नहीं है। वो एक प्राइजलेस चीज़ है। भले ही आप कम कमाएं चाहे जितने उससे। आई थिंक दो चीज़ है, एक तो एक अपना एक इंडिविजुअल फ्रीडम, और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो एंटरप्रेन्योरशिप का न कोई मोल है, न कोई उम्र है। और बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, जितनी जल्दी शुरुआत कर सको उतना ही अच्छा है। और शायद मैं उस वक्त एक बहुत ही बढ़िया कंफर्ट जोन में था। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत अच्छी प्रगति भी हो रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक बहुत ही बढ़िया कंफर्ट जोन में हूँ। और अगर अभी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया तो ये जो कंफर्ट जोन है उसमें मैं और डीप उतरता जाऊंगा, और मेरे लिए ये डिसीजन और भी मुश्किल होता जाएगा जैसे समय जाएगा। तो यही जो सोच थी, यही फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने उस वक्त जो डिसीजन लिया कि शायद समय यही सही है। और अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो देखूँ तो ऑनेस्टली वो डिसीजन सबसे मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शायद सबसे बढ़िया डिसीजन रहा है। ओके, और इसमें आप कुछ ये कहेंगे क्या कि क्योंकि आपने उदय कोटक के अंडर काम किया और वो खुद इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे, और क्या उनका भी थोड़ा सा इस पर असर, आपके इस डिसीजन पर असर रहा जो उनकी सोच थी? 100%। वो उदय कोटक हमेशा एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रोल मॉडल रहे हैं। और मैं और शायद ये सबको शायद पता भी है कि जब उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया तो उनको शायद शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर से जॉब ऑफर था जो उन्होंने नहीं लिया था, और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ अपनाया था। तो मेरे मेरे माइंड में उस वक्त भी ये क्रॉस हुआ कि अगर वो तब ये डिसीजन ले सकते हैं तो शायद मैं अभी ये डिसीजन क्यों नहीं ले सकता। शायद यही था, और मैं बहुत ही क्लियर था उस वक्त कि मैं कोटक में काम कर चुका हूँ, और मैं मेरी करियर में दो ही बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुका हूँ। मेरी करियर की शुरुआत थी एचडीएफसी ग्रुप के साथ, और उसके बाद कोटक। मतलब ये दोनों इंडिया के सबसे बेहतरीन और रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। तो वो दरमियान बहुत सीखा, और शायद मुझे वहीं से कन्विक्शन और करेज भी आया ये डिसीजन लेने को। तो यस, उदय कोटक जो थे वो एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन और बहुत ही बड़े रोल मॉडल रह चुके मेरे लिए। ओके, तो इस नोट पर इस पॉडकास्ट की फिर हम अंत करेंगे। नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनुज, और आपको और सारे व्यूअर्स और सब सारे परिवारजनों को 2024 की बहुत बड़ी शुभकामनाएं।